सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। संडे है, हफ्ते का आखिरी शो है, हमने पूरे वीक का राउंड अप देना है। सर ट्राई कर लेते हैं। सर कल और परसों भी हम आए थे, हम वीकली हम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ रह ना जाए। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो होने वाला है वो सब कुछ बताया जाए आज के शो में। कम से कम जो हो चुका है उसमें कुछ बचे ना। सर कुछ बचे ना। सर टाइम जितना हो उसमें कोशिश करें कवर कर लें, वरना आप हमें जो है हम वैसे ही सड़कों पर निकल जाएंगे। चैनल की मैनेजमेंट को चाहिए कि हमें हमारा शो 6 घंटे का कर दे। वाह, हम घर ही ना जाए, वाह, हर वक्त बैठ के तज्जिए। सर क्रिकेट की खबर से शुरू कर लेते हैं, यूजुअली हम करते हैं क्योंकि बस हमारा दिल करता है जो मर्जी करें। तो रमीज़ राजा साहब जो हैं वापस एंट्री मारी है उन्होंने न्यूज़ साइकिल में। मोहम्मद आमिर पे उन्होंने तनकीद की है और आई थिंक उन्होंने भी वो काकूल की इमेजेस देखी जिसमें वो इन्जॉय कर रहे हैं दूसरे सब जो हैं स्नूकर खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर भी कह लगा रहा है और भी लगा रहे हैं, वो भी उनको पसंद नहीं है ये चीज़। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी जो फिक्सिंग है ना, जो इन पे इल्ज़ाम था और जो इनके ऊपर तनकीद की जाती है, जो इस PSL के अंदर भी एक फ़ैन ने कर दी, कि उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये रमीज़ राजा साहब का बयान है कि उसकी कोई माफ़ी नहीं, बल्कि उन्होंने इस हद तक कहा कि मेरा अपना बच्चा भी ये चीज़ करे तो मैं कभी उसको भी माफ़ नहीं करूँगा। तो बड़ा सख्त बयान है। माजी में भी हमने देखा है ये, और हफीज़ साहब जो हैं, मोहम्मद हफीज़, वो भी काफ़ी एक ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने, जब इनकी वापसी हुई थी मोहम्मद आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब भी तनकीद की गई थी। हमारा मानना तो ये है कि एक शख्स ने जब अपनी गलती तस्लीम की, सज़ा काटी, वापस आए, परफॉर्म किया, अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर माजी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और ये कौन से को पहली इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है जिसमें पहला प्लेयर है जिसने पहली दफ़ा ये चीज़ की है। ऑस्ट्रेलिया एक एग्जांपल है आपके लिए, उनके 2 प्लेयर्स जो थे वार्नर और स्मिथ जो थे, वो दोनों ने इस चीज़ में पकड़े गए थे। वो हालांकि फिक्सिंग नहीं थी, टेम्परिंग थी मेरे ख्याल में। उसमें तो पिच रिपोर्ट वगैरह भी बाहर बता रहे थे। हाँ, टेम्परिंग थी। हाँ, वो एक प्लेयर उसमें गया था, काफ़ी चीज़ों पे और उन्होंने गए हैं सज़ा काटी ऑस्ट्रेलियन और प्लेयर्स। उनको वेलकम किया गया और उन्होंने सारा सामना किया, वो टीम का हिस्सा, बड़ी परफॉर्मेंस ये सारी सर बात है। बिल्कुल, मैं तो बहुत सॉरी फील करता हूँ रमीज़ राजा साहब के बच्चों के लिए। मतलब अगर उन्होंने ये बात की है तो उनका बच्चा होना जो है वो बड़ा, मतलब उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल होंगी फॉर नो रीज़न। उसकी वजह ये कि जब इन्होंने सज़ा काट ली है तो उसके बाद वो क्लीन स्लेट है, अब वो जो मर्ज़ी करें। जब कानून इजाज़त देता है तो ये कौन होते हैं ना इजाज़त देने वाले। बाकी पीछे बात रह गई, इन्हीं से पूछ लें कि खान साहब की भी तो कन्विक्शन हुई है ना, तो कन्विक्शन के बाद वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, तो उस पर ये रमीज़ राजा साहब कहेंगे हाँ। लेकिन आमिर नहीं आ सकता। सर ये बुनियादी हम हफीज़ से लेके और ये जितने लोग थे इस किस्म के, इनमें सब में एक कदर मुश्तरक है। जो भी चाहते हैं ना कि हफीज़, सलमान बट और आसिफ कभी वापस ना आए किसी भी कैपेसिटी में, इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो ये खुद बहुत ही एवरेज प्लेयर थे सारे। उसकी वजह ये है कि जो एवरेज लोग होते हैं ना, उनको अबव एवरेज या एक्सेप्शनल टैलेंटेड लोगों से ना वो दे फील थ्रेटेंड। हाँ। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये कोई भी बहाना बना के ना कि मैच फिक्सिंग, मुल्क दुश्मनी, फलाना, इसको बस निकाल दो। तो ये वाला प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जाहिर है इसको कहते तो स्पॉट फिक्सिंग ही है जो हुआ, और इसको स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई और लफ्ज़ अभी है नहीं। उसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पे तो ये स्पॉट फिक्सिंग भी नहीं थी। और वही बात है कि एक तो इन्होंने बड़ी लंबी सज़ाएं काटी हैं, दूसरा ये कि मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जब ये कर रहे थे ना तो इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपनी तरफ से ये एक बहुत मीनिंगलेस सी छोटी सी चीज़ कर रहे थे। उसकी वजह ये है कि हम बार बार स्पॉट फिक्सिंग की बात करते हैं। स्पॉट फिक्सिंग में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि 5वें हर 5th ओवर के एंड में स्कोर क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, डिसमिसल कैसे होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मुझे आप बताएं कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कौन सी ऐसी बुक है जिसमें नो बॉल कौन सी होगी इस पे बैटिंग होती है? कोई एक भी नहीं है। सो ये जो कर रहे थे ना, ये तो सिर्फ लोग जो है ना अपनी वो दिखाने के लिए फूफा आपस में ना एक दूसरे को, या बेसिकली कम्युनिटी मैसेज चलाने के लिए। कुछ लोग होते हैं वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैटिंग में, उनका कोई ये क्लेम नहीं होता कि कोई मैच फिक्स है, बस वो कहते हैं वी आर गुड एट इट, तो हम आपको बताएंगे आपने कब क्या करना है। व्हाट्सएप पे पूरे वो उनके मैसेजेस चलते हैं, तो वो उसमें टू अट्रैक्ट जो है ना वो ऐसे लोगों को, इन्वेस्टर्स को, वो दिखाने के लिए कि देखें हमारी बड़ी पहुंच है, देखना फलानी बॉल नो बॉल हो जाएगी।
वरना अदरवाइज इस चीज़ पे पूरी दुनिया में कोई जुआ नहीं होता। सर एक तो अभी रिसर्च बड़ी है सर इस पर्टिकुलर शो पे के ऊपर, मैं थैंक यू अगेन ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए रिसर्च करके आते हैं, आपको लगता है वैसे ही उठ के आ जाते हैं, ये पता होती चीज़ें। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसी का तो नाम है सर और क्या और बाकी सर रमीज़ आया साहब मेरे ख्याल में अब चूँकि लाइमलाइट से भी उस तरह थोड़े से आउट हैं, मतलब पहले उनका कमेंट्री का करियर वगैरह सब कुछ वो साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं, बट मतलब जिस लेवल तक वो पहुंच गए थे एज पीसीबी चेयरमैन और बहुत शॉर्ट लिव्ड उनका टेन्योर था, तो शायद वो भी एक रिजेंटमेंट का फैक्टर है कि मतलब नहीं बनने दिया उनको। और बस ठीक है, मतलब अब ये उनका बयान है, उनका कहना, हम उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि आप नहीं मानते इस चीज़ को। अलबत्ता हम इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आमिर एक अच्छी एडिशन है टीम के अंदर और ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये नहीं किसी ने सुबह उठा या मोहसिन नकवी साहब ने कहा यार आमिर बड़ा अच्छा था उस मैच में, मैंने देखा था, उसको वापस ले आओ। पीएसएल पूरा उनको असेस किया गया है और ये T20 के अंदर वो अच्छा खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में लीग्स खेल रहा है। हाँ। इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें अगर आपकी इजाज़त हो तो क्रिकेट की और ऐड कर दूं। प्लीज़। एक तो ये कि आईपीएल में कल विराट कोहली ने सेंचुरी की और उसके बाद विराट कोहली पर इतनी तनकीद हुई है इंडिया में जिसकी कोई हद नहीं। सेंचुरी करने पे उसकी वजह ये कि स्लो खेलने हैं। हाँ। ठीक है, 67 मेरे ख्याल में बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी की है और अब तकरीबन मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा इंडिया का तो इस बात पे कंसेंसस है कि विराट कोहली जो कि इस वक्त ओडीआई के इफेक्टिव तरीन बैट्समैन होंगे दुनिया के, उनकी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बनती। ठीक है, T20 जो गेम है ना वो बहुत इवॉल्व हो गई है, अब उसमें रूथलेस हिटिंग चाहिए जो कि विराट कोहली नहीं कर सकते और इंडिया के पास यंग लॉट ऐसी है जो वो कर सकती है, जो वो करती है, सो उनकी जगह T20 में नहीं बनती। सो एक ये थी अपडेट और उसमें ये कि मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता आप कभी बाबर या रिजवान की तनकीद कर दो तो लोग क्रेजी हो जाते हैं, वहाँ पे विराट कोहली की भी तनकीद हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा जो है वो हफीज़ साहब जो हैं वो अगेन हम उनकी बातों से तो इतना अग्री नहीं करते ज़्यादातर जो उनकी बातें होती हैं, लेकिन बहरहाल एक और ख़बर नज़र से गुजरी है, अगर वो ठीक है तो उसको वो बहरहाल से आती है, वो ये है कि जो इनका भी छोटा सा स्टिंट था एज टीम मैनेजर, ये जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी गए थे, अभी तक पीसीबी ने उनकी तनख्वाह नहीं दी। हाँ, तो वो अगर ये बात दुरुस्त है तो तनख्वाह जो है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और जारी वो बिल्कुल हम शो पे कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि T20 फॉर्मेट जो है अब वो बिल्कुल मतलब एंकरिंग की गेम जो तो है ही है, वो तो मतलब आपको नीड ऑफ द आवर है ना, एंकरिंग क्या अपने करनी है, हिटिंग जो है वो तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको चाहिए। तो 67 बॉल्स में मेरे ख्याल में उन्होंने सेंचुरी की, जो कि ओडीआई स्टैट्स हैं, ओडीआई के लिहाज से भी मेरे ख्याल में अब वो ठीक है, मुनासिब है, लेकिन वो ओडीआई के हिसाब से बहुत अच्छा है। बट द पॉइंट इज़ दैट विराट कोहली भी तनकीद होती ज़्यादा, इसमें पॉइंट ये है कि अगर वो कर सकते हैं तो यहाँ पे क्यों हमने वो सीक्रेट काउज बना के उसको रखा हुआ है कि जी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, या जब उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। उस लिहाज से तो आमिर साहब ठीक है, उनकी फीलिंग हर्ट होती नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी मज़ेदार हुई है, वो ये हुई है कि अभी आपको पता है ये सारी शाहीन और बाबर की कैप्टनसी को लेके जो सारा मसला चल रहा था, जी। इसमें शाहिद आफरीदी साहब का बारहा बयान आया। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो मैं ये कहता था शाहीन आफरीदी को कि तुम एक्सेप्ट ही ना करो कैप्टनसी। अच्छा, जब उसने एक्सेप्ट कर ली मेरी मर्जी के खिलाफ और उसके बाद जब परफॉर्मेंस का मसला होना शुरू हुआ, तो अभी तो वैसे जाहिर है उसने इंटरनेशनली एक ही वो सीरीज़ खेली थी और एक ही PSL, तो अभी तो उसको मौका देना चाहिए था, अब अगर बना ही दिया था। और लेकिन मैं बार बार पीसीबी चीफ को, जो कि ज़का अशरफ थे उस वक्त, ये कहता था कि अगर आपने उनको बदलना भी है, रिजवान मतलब शाहीन को ज़रूर बदलना है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप बाबर के बजाय रिजवान को बनाएं। लेकिन अभी ज़का अशरफ साहब का बयान ये आ गया कि मुझे शाहिद आफरीदी ने कभी नहीं कहा कि रिजवान को कैप्टन बनाओ। हाँ, और उन्होंने ये भी साथ कहा है इसी बयान में शाहिद आफरीदी साहब ने कि मेरे साथ भी कप्तानी की हद तक ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये होती हैं, बट तुम अपनी गेम पे फोकस करो, मतलब आगे चलो इस गेम के। बिल्कुल, और ये जो है ना आफरीदी साहब के तो वो मशहूर भी है ना कि इन्होंने एक सीरीज़ के दौरान में, मेरे ख्याल में चलती सीरीज़ के दौरान में कैप्टनसी छोड़ दी थी, तो इस तरह का भी मामला हो चुका है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो कांटों की सेज है, ये कप्तानी तो कप्तानी लेनी नहीं चाहिए। सर वैसे ये भी एक बड़ी आई थिंक यूनिक चीज़ है हमारे खिते की क्रिकेट की कि हम और इंडिया उनकी जो टीम के विद इन रिफ्ट्स हैं प्लेइंग टीम के अंदर, वो हमेशा उभर के खबरें आती हैं उसके बारे में, और ये माजी की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, हमारे भी बड़े कैंप्स होते थे, इसका कैंप तो फलाना कैंप, कैप्टन्स कैंप, नॉट कैंप। सो बाकी दुनिया के जो क्रिकेट वो बड़ी दोस्ती यारी में रहते हैं, वो बड़ा सुकून से अपना मैच और क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जो मेरे ख्याल में उनकी जो मैनेजमेंट है उसकी कासी करती है कि आप टीम के अंदर जो एक मोराल है
उसको कैप्टन भी बिल्टअप रखता है, उसको मैनेजमेंट भी बिल्टअप रखती है कि भाई हमने आपस में एक पेज पे रहना है। ये हमारे अंदर को मतलब यूनिक सी एक चीज़ है कि हमारे हम कहते हैं यार ज़रा ऐसी की तैसी देखने हैं। फिर असल में एक चीज़ आप नोटिस करें वो ये है कि अब ठीक है ये थोड़ा सा रिफ्ट चल रही है, लेकिन ये 3 प्लेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर्स के दरमियान में चल रही है, वरना आप कह सकते हैं कि शायद 2 के दरमियान में चल रही है। अच्छा, ये भी जो रिफ्ट है, हालांकि इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि एक रात में कप्तान चेंज हो गया, फिर भी कोई इतनी ज़्यादा रिफ्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पहले जैसी रिफ्ट्स होती थी अब वैसी तो पाकिस्तानी क्रिकेट में नहीं रही। पहले तो आपको याद है कि इस किस्म के इल्ज़ाम लगते थे कि एक प्लेयर ने बाकी सब प्लेयर्स को घर पे बुला के कुरान पे हल्फ दिलवाया कि फलाने की कप्तानी के अंडर हमने नहीं खेलना। इस किस्म की बातें हम सुन चुके हैं, ठीक है। अब वो इस तरह नहीं रही। फ़र्क क्या है, और आप मुकाबला कर रहे हैं बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया में हमेशा से प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, यहाँ पे पैसे कम थे, तो फिर लोग कहते थे कि यार अपनी फूफा तो दिखाओ ना, इतने पैसे तो है नहीं। अब जैसे जैसे इनके पैसे बढ़ रहे हैं ना, फूफा खत्म हो रही है कि भाई यार नोट कमाओ तो निकलो क्या। वो भी देखो, इफ यू ट्रीटेड एज अ जॉब, किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में किसी भी बंदा जो मतलब नौकरी पेशा हो, उसके अंदर एक ऑफिस पॉलिटिक्स तो होती है, तो इसको यही समझा जाए कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स ही है ना एक लिहाज से। हाँ, और नौकर की तो नखरा की, एज लॉन्ग एज पैसे आ रहे हैं, बट ठीक है। सर थोड़ा अब चेंज करते हैं ज़रा जोन हमारी, ज़रा सियासी खबरों पर चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ जो है, हम हमेशा मतलब वीकली असर में एक खबर आ रही होती है कि ऑल इज़ नॉट वेल। हुआ ऐसे कि शहरियार अफरीदी जो हैं कोहाट में शायद जलसा कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर मुनाफिकत बहुत बढ़ गई है और मुनाफिक लोग हैं बड़ा ये। उसके अलावा सलमान अहमद और ये शेर अब्दुल मरवत की एक ट्विटर स्पैट हुआ। अली जैदी फिर वापस आए हैं ख़बरों के अंदर, उन्होंने ये कहा है जी कि मेरी खामोशी को आप मेरी कमज़ोरी ना समझें, जब मैंने बोलना शुरू किया तो फिर देखें क्या होगा। वैसे ये तड़ी जो है ना सर, ये बड़ी पुरानी हो चुकी है, तो बोलते हैं फिर ये सब कहते हैं, तो बताओ ना यार, हमें पता चले ये छेड़ने वाली क्या बात है। अच्छा, बहरहाल उसके अलावा सर जो शरीफ अफरीदी साहब हैं उनको तो इस चीज़ का उन्होंने सेनेट की टिकट मांगी, और इनकी जो कोर कमेटी उन्होंने सेनेट की टिकट नहीं दी शरीफ अफरीदी साहब को, वो तो शायद इस वजह से डिसग्रंटल्ड है। उसके अलावा सर ये एक बात नज़र आ रही है, और हाँ सॉरी, फिर उन्होंने ये भी किया कि कल के रोज़ ही मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौर की निगरानी में उन्होंने सबको कहा कि यार ये इन फाइटिंग जो है इसको रोकना है अब से, तो अब सब जो है वो कुरान शरीफ पे ओथ लेंगे कि हम इन फाइटिंग नहीं करेंगे, तो ये भी उन्होंने किया। सो बड़ी ग्रेट लेंथ्स पे जाया जा रहा है इस चीज़ का तासुर देने के लिए कि पार्टी के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं है। तो सर मेरा तो अपना ख्याल है कि पार्टी के अंदर ढेर सारे मसले हैं, और उसकी सीधी वजह ये है कि जो बानी पीटी आई इमरान खान साहब जो है वो जेल में किसी एक शख्स को मिलते हैं, वो बाहर आते हैं, वो उस बयान के अंदर अब मतलब ये मेरा ख्याल है कि वो मतलब करेक्टली उसको प्रेजेंट नहीं करते, या करेक्टली प्रेजेंट कर भी देते हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड भी कर देते हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि एक तो उनकी रसाई नहीं है बानी पीटीआई तक, और दूसरा ये वही जो चाइनीज़ विस्पर है, ये वो वाली गेम है कि सर अभी आप और मैं ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आधे घंटे बाद हम कुछ बातें भूल गए होंगे, तो ये बहुत मुमकिन है। अब हमें क्या पता डियाला जेल में जब तक अंदर पहुंच के बात करके बाहर आके जब माइक शाइक और लगता है स्टैंड, तब तक कितनी बातें वो शख्स भूल गया हो, फ़र्ज़ करें बिल्कुल भी सही बोल दिया हो, तो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये एक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली बात जो है ये भी चल रही है। और साथ साथ सर एक पीटीआई के अंदर एक हमें पता तो एक स्ट्रक्चरल एरर तो है कि एक ही बंदा है, उसने सब कुछ बताना है, और नीचे वाली जो उनकी कोर टीम होती थी उसमें जो नामवर जो सियासतदान थे वो या तो जेल में या पार्टी छोड़ गए। अच्छा, ये बुनियादी बात तो यही है कि डिस्प्यूट्स तो होते हैं हर पार्टी में, हर ऑफिस में, हर जगह पे। अच्छा, जब डिस्प्यूट जिन दो लोगों का हुआ है, अगर वो अपना अपना केस खुद प्रेजेंट करते हैं, तो जो भी फैसला करने वाला हो, पार्टी चेयरमैन या व्हाटएवर, उसके लिए जो है वो कम से कम ज़्यादा उसके लिए आसान हो ना हो। उन दोनों को जिनका डिस्प्यूट है, ये नहीं लगता कि हमारा केस सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया, क्योंकि वो खुद ही तो कर रहे थे। अभी जिस तरह से आपने कहा कि एक शख्स जाता है या 2 शख्स जाते हैं जेल के अंदर मिलने, तो वो खुद ही से पेश कर रहे हैं उन दोनों का मौक़िफ़ जिनका डिस्प्यूट चल रहा है। सो वो खुद बायस्ड हैं, उनको जैसे आपने कहा कि याद नहीं रही सारी डिटेल्स, वो जो भी इमरान खान साहब की तरफ से फ़ैसला आया वो यहाँ पे इनको कबूल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है इस वक्त आपस में भी एक वो भी रिफ्ट, सबका ही मुकाबला चल रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आने का, प्रोमिनेंट होने का, क्योंकि फिर वही बात है, इन दी एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, और ख़ास तौर पे पीटीआई जैसी पार्टी जिसमें चेयरमैन के बच्चे या भाई या बहन हिस्सा नहीं है पार्टी का, क्योंकि अगर वो हों तो फिर तो पार्टी उनकी तरफ देखना शुरू कर देती है। तो अभी तो सारे उसमें इस कोशिश में है। अब ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। हाँ बिल्कुल सर, ये इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इसी के अंदर हमारे पास एक और बात भी यहाँ जाना है, हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले ज़रा पीटीआई को डिस्कस किया जा रहा था। सर अच्छा, ये तो रह गई सारे इनके मसले इन फाइटिंग, स्ट्रक्चरल एरर की आपने भी बात की कि कोई ख़ानदान वाला भी नहीं है, कोई सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप भी नहीं है, ये अब सारे न्यू फेसेस हैं। लेकिन बाकी पार्टियों में देखें हमें नज़र आता है कि जैसे नून लीग की हद तक अगर बात कर ली जाए तो शाहिद खान अब्बासी इस इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं थे, मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो भी नहीं थे। उन दोनों ने अपनी एक लाताल्लुकी तो नहीं बल्कि दूरी कर ली है पैदा नून लीग से। वो अग्री नहीं करते उनकी इस वक्त की, वो अलग बातें क्यों करते हैं नहीं करते। लेकिन उसके अंदर आपने देखा नहीं वो क्रम्बलिंग इफेक्ट नहीं आया। लेकिन इसके अंदर जो हमारी तहरीक इंसाफ है उसके अंदर फवाद चौधरी अगर चले गए, उसके साथ साथ आपकी शरीन मज़ारी साहिबा चली गई, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, तो पार्टी के अंदर कोई मतलब उस तरह से स्ट्रॉन्ग आपको नहीं नज़र आता शख्स जो सही बात कर सके। और शायद बाकी पार्टियों के अंदर ये एक एज है उनके पास जो पीटीआई नहीं रखती। हाँ जी, इसमें एक चीज़ और भी अब आप देख लें, आपने 2 नाम तो ले लिए नून लीग में से जो कि डिस्कंटल्ड हैं, इसमें कुछ और नाम भी हैं जो एक तीसरी शाख भी निकाल रहे हैं। अब अगेन ये फ़ैसला जो है, मतलब अगेन ये तज्जिया जो है वो पर्सनली हमारा हो सकता है कि ये पार्टी चेयरमैन की, पार्टी लीडरशिप की मर्ज़ी से हो रहा है या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है। मतलब अगर इस वक्त आप देखें राना सनाउल्लाह साहब को, जावेद लतीफ़ साहब को, तो वो वेरी मच पार्ट ऑफ पार्टी भी हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है वो पार्टी लाइन के बहुत ज़्यादा मुखालिफ भी। साद रफ़ीक उनमें से एक हैं। सो अब अगेन ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो एक तरह से इलेक्शन हार गए हैं। देखें जो आपने नाम लिया ना ज़ुबैर साहब या शाहिद खान अब्बासी, वो तो लड़े ही नहीं ना, लेकिन ये लोग लड़े और हार गए और अब इनका मौक़िफ़ दूसरी तरफ का है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि पार्टी लीडरशिप ने खुद कहा हो कि अच्छा ठीक है, हो सकता है मतलब इवेंचुअली तो 5 साल बाद हमने इलेक्शन में जाना ही है, लेकिन हो सकता है 3 साल बाद हो जाए, हो सकता है 2 साल, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा करें कि एक एंटी स्टैब्लिशमेंट फेस कायम रखें पार्टी का। उसकी वजह ये है कि अब जो इलेक्शंस में एंटी स्टैब्लिशमेंट को वोट पड़ता है, तो शायद ये बड़ी एक डिलिबरेट कोशिश हो। वो थोड़ी इंटरफेरेंस रन कर रहे हैं इस सारे निज़ाम के अंदर। हाँ, ये भी प्लॉजिबल है। बड़ा आपने क्रेडिट दे दिया उनके थिंक टैंक्स को कि ऐसे वो सोच रहे हैं, बट हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। बाकी पीटीआई ने ये भी कह दिया है मिनिस्टर गौहर ने कि जी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके साथ पहले थे, फिर नहीं थे, फिर किसी और के साथ थे, फिर चले गए। फिर उनके जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लीडर हैं वो नाराज़ हो गए इनसे, फिर उन्होंने कहा मैं बताऊँगा। उन्होंने भी ये बात की जब मैंने फिर बताना शुरू किया, बताया ना। अच्छा, उसके बाद फिर आज उन्होंने अभी रिसेंटली ये फिर कह दिया कि जी हम नहीं जा रहे उनके साथ, बल्ले जो है वापस आने वाला है, आ जाएगा। ईसीपी तंग कर रहे हैं हमें दोबारा सा लगाया हुआ ईसीपी ने, हमें बल्ला वापस नहीं कर, इंटर पार्टी इलेक्शन भी करा लिया हमने, अब हमें बल्ले का निशान वापस मिले ताकि सारे लोग जो है वो बल्ले के अंडर जो है आएँ और फिर हमारा जो सही सियासी जो हमारा सारा मिशन है और जो भी है वो फिर सही तरह से चलेगा। तो ये भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल सी बात है। नहीं, लेकिन मुझे उसमें ये लगता है ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो बाहर आ जाना जो है वो बड़ा ऑब्वियस सा डिसीजन है। उसकी वजह ये है कि बल्ला मिल जाए तो इनके ज़ाहिर मसले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर बल्ला नहीं भी मिलता, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या किसी भी पार्टी में जाने का मकसद ये था कि इनको रिजर्व सीट्स मिल जाएँ, तो अगर वही नहीं मिली तो फिर किसी पार्टी में जाके क्या करना है। लेकिन इससे सवाल पैदा होता है कि जब आप जा रहे थे तब आपको नहीं पता था कि पार्लिमानी हद तक वो पार्टी नहीं है या उसके अंदर कुछ टेक्निकल वजूहात है जिसकी वजह से वो रिजर्व सीटों के ऊपर आपको तंग कर सकते हैं और वो बैटल आप हार जाएंगे। ये सब कुछ पहले देखना चाहिए था सर। असल में मुझे एक और चीज़ ये लगती है, सारा कुछ जो बैंक किया जा रहा है ना वो इस बात पे किया जा रहा है कि सुलह कब होगी। देखें, उन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया, ये इंटरप्रिटेशन के लिए बिल्कुल ओपन था ये बात कि क्या उस पार्टी का रजिस्टर्ड होना काफ़ी है या उस पार्टी का कोई ना कोई सीट जीतना भी ज़रूरी है। इन्होंने ये सोचा, और मतलब आई डोंट मतलब डाउट देयर जजमेंट, कि उन्होंने ये सोचा कि हम एक हरबा तो इस्तेमाल करें ना, बाय द टाइम हमारी उस पर पेशी होगी तब तक अगर सुलह हो गई होगी तो शायद हमारे हक में फैसला आ जाए और अगर ना हो तो शायद हमारे खिलाफ आ जाए। सो उन्होंने चांस लिया, अब वो चांस पे डांस नहीं हुआ तो अब वापस आ गए। और बाकी ये बात भी बहुत आ रही है, इनफैक्ट अली जैदी का मैंने पहले जिक्र किया, उनके ऊपर तो इल्ज़ाम ही ये था कि वो खान साहब के कहने के बावजूद या ना कहते हुए वो खुद से मुक्तदरा से ज़रा गुफ्तगू उन्होंने चैनल्स खोले हैं, तो उनके जिस पर बयान था कि चैनल्स तो हर वक्त खुले होते हैं, चैनल तो खुले होते हैं सर। अभी भी देखें ना कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि टीवी चैनल्स पे ये बात हो रही है और ट्विटर पे भी हो रही है, तजिया निगार कर रहे हैं कि शायद ये महीने 2 महीने में जेल से बाहर आने लगे हैं, अप्रैल में। सो अब वो अप्रैल मई में अगर इस तरह से ये बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई सेटलमेंट, मतलब अगर ये बात दुरुस्त है,
अगर तो दुरुस्त नहीं है तो बात खत्म हो गई, अगर ये बात दुरुस्त है तो सेटलमेंट की तरफ जा रहा है मामला। अब आपने जो है इन्होंने बेसिकली अपर हैंड शो करना है कि जी हम नहीं गए थे माफ़ी के लिए, जी वो आए थे खुद मुज़ाकरात करने के लिए। अब बेसिकली नैरेटिव वॉर इस तरह से शुरू होगी कि कौन किसके पास गया था और क्या डील बनी, और अब जो है अगर ये बाहर आते हैं, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये क्या डील है कि कितने अरसे तक हुकूमत को तंग नहीं किया जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। और देखिए आपका और मेरा तो इसके ऊपर हम इत्तेफाक करते कि इस वक्त बाहर आना शायद खान साहब की हद तक जो है उनके लिए इतना इतना ग्रेट डिसीजन नहीं है। उनको अंदर रहे कि वो आपकी जो वाली बात है कि नवाज शरीफ साहब जितने रहे उससे एक दिन ज़्यादा, तो वो उसका वजह यही कि पॉपुलैरिटी तो उनकी बढ़ रही है और बाकी उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त कार्ड है जिसमें वो कोई भी जो बाहर बात कर रहा है, जब भी उनसे अगर वाकई कैमरे के ऊपर पूछा जाए कि जी आपने कहा था, वो सारी चीज़ों से कैसे नहीं, तो मैंने कहा ही नहीं था तो ये तो खुद कर रहे थे सारा कुछ, अब मैं आ गया हूँ तो अब उनको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी हर किस्म के बयान की, ना सिर्फ अपनी बल्कि पार्टी की। ये वाली बात है। आखिरी सर एक बात कर लेते हैं अगेन, ये नून लीग और PTI की थोड़ी सी मसले मसाइल इस तरह से कि मरीम नवाज साहिबा का बयान आ गया कि जी उन्होंने कहा कि तमाम जो टेररिज्म जो है वो KP के कॉरिडोर से और स्मगलिंग जो है वहाँ से गुजर के आता है, वहाँ से बाकी मुल्क के अंदर फैलता है। उन्होंने इस किस्म का बयान दे दिया जिसके ऊपर जो PTI के आई थिंक स्पोक्समैन है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की उनकी, और दीगर और PTI रहनुमा ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है और थोड़ी सी आई थिंक इसके अंदर स्टीरियोटिपिकल बात है कि जी दहशतगर्दी तो फिर KP से ही मुंसलिक है। हालांकि इस चीज़ में हम नहीं मानते कि सिर्फ वाहिद वो सूबा है जो इस चीज़ को करता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स मुल्क के तमाम मुल्क हैं और हाँ वो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बट ये कह देना जनरलाइज कर देना कि सब कुछ सारे मसले की जड़ जो है वहाँ से आती है, इसके ऊपर काफ़ी उन पर तनकीद हो रही है। हाँ जी, उनका शायद क्योंकि बॉर्डर उधर लगता है तो उसकी वजह से अगर ये इस तरह की कोई बात हो भी तो भी मसला ये है कि सिक्योरिटी तो मतलब अगेन हुकूमत का ही काम है ना ठीक रखना, मतलब वो कंप्लेन किससे कर रही हैं। दूसरी चीज़ बीच में जो उन्होंने वो भी ऐड कर दिया कि जी वो केमिकल वाली डोर वहाँ से आती है। जी वो देखें अब केमिकल वाली डोर, जाहिर है हम तो उसके बहुत खिलाफ हैं, लेकिन केमिकल वाली डोर आजकल के दिनों में ना, मतलब जिन दिनों में बसंत की इजाज़त है या गुड्डी उड़ाने की इजाज़त है, उन दोनों में बहुत बड़ा मसला है केमिकल डोर। उसकी वजह ये है कि मैं जो उड़ा रहा हूँ वो रेगुलर से उड़ा रहा हूँ या केमिकल से उड़ा रहा हूँ, नोबडी नोज़। आजकल तो मसला ये है कि पतंगबाजी करने पर ही पाबंदी है, ठीक है। अब वो डोर सही है या गलत है, वो जहाँ से भी आई है, ये कोई नशे की चीज़ थोड़ी है कि मैं कमरे के अंदर बंद होकर कर लूँगा। पतंग ने कहाँ उड़ना है? पतंग ने हवा में उड़ना है। वो अगर पंजाब की हदूद में उड़ रही है जहाँ पे आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि डोर कहाँ से आई है? ये तो आपका काम है उसको रोकना। हाँ, और बिल्कुल ये सर अगेन वही थोड़ी सी पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग है और ये चलेगा मामला आगे, बट किसी को जनरलाइज ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। सर सिंध की तरफ सर चलते हैं, वहाँ पे उनके जी पीपल्स पार्टी के MNA है मखदूम जमील ज़ुमान, उन्होंने कहा जी कि सिंध की जो क्राइम की सिचुएशन है वो हद से बाहर हो चुकी है और सिचुएशन बहुत ख़राब है, और इस स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश की कि आप इंटरवीन करें और इस मामले को ठीक करें। कुछ जो स्टैट्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर मतलब ये 1-2-3 महीनों के अंदर के हैं कि जी 50 डेथ्स हो चुकी हैं स्ट्रीट रिलेटेड क्राइम के ज़रिए। जो लोग अपनी चीज़ें नहीं दे रहे थे उनके अंदर उनको गुबार हुआ उनके ऊपर और वो जान खो बैठे अपनी। उसके बाद 75 इनकाउंटर किए गए हैं पुलिस की तरफ से, 93 अरेस्ट किए गए हैं इस किस्म के लोगों के जिनको आपने ड्यूरिंग द चेस वगैरह उन्होंने पकड़ा और इंजर करके उनको आपने अरेस्ट किया गया। तो सिचुएशन तो ख़राब है, और कराची सिंध वगैरह के अंदर स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन माजी में भी बहुत ख़राब रही है। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि कराची मतलब स्ट्रीट क्राइम की हद तक हमारा एक इस तरह का शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा होता था। अब चूंकि फिर से चीज़ आ गई है, लेकिन ज़्यादा इसमें ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने सीधा यही कह दिया कि आर्मी आके आपको हेल्प करे, तो दैट बेसिकली मीन्स कि आपको अपने इदारों के ऊपर कोई एतबार नहीं है। आपको पुलिस के ऊपर, अपने IG के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामिया जो है उसके ऊपर सिंध के जो इन MNA हैं यानी कि जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमें लगता है आर्मी बेहतर काम करेगी। देखिए ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो नहीं हो सकता, ये इन साहब का है मौक़िफ़, और उसकी वजह ये है कि जो पार्टीज़ हैं, कोई भी, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, कोई भी पार्टीज़ जब होती हैं तो ये तो खुश नहीं होती जब किसी भी शहर में रेंजर्स आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि फिर इफ़ेक्टिवली वो सारा कंट्रोल संभाल लेती हैं शहर का। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि इस तरह से हो, और इसीलिए इसको लेकर कि वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम कब बढ़ता है
जब बढ़ता है तो क्यों बुलाया जाता है, क्या वो करते हैं, इस पर बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज़ हैं जिसको हमें ज़ाहिर है नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के नहीं डिस्कस करना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम लाहौर की भी बात करते रहते हैं तो 600 एवरेज वारदात पर डे हो गई है यहाँ पे, जिसमें स्ट्रीट क्राइम भी शामिल है जी, सब कुछ मिला के। तो ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है। एक आखिरी चीज़ जो मैं इस पे कहना चाहूँगा वो ये है कि ना सिर्फ पंजाब में, सिंध में, हर जगह हम आज ही ये निजी महफिल में एक बात कर रहे थे कि क्राइम्स में एक ख़ास तरह के क्राइम का बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और वो है इसको वो हनी ट्रैप जिसको कहते हैं, कि एक ख़ातून को कोई बंदा बन के कॉल्स करता है या बंदे को ख़ातून बन के कोई कॉल्स करता है, उनकी दोस्ती हो जाती है, उनके रवाबित कायम हो जाते हैं, या सोशल मीडिया पर इस तरह होता है और फिर मिलने के लिए बुलाया जाता है और उसमें फिर स्नैचिंग या उसमें कोई पैसे या जेवरात का तबादला या ये सारा कुछ हो जाता है। तो ये एक तो ये कि ज़ाहिर है बच्चे बच्चियाँ जो हैं उनसे हमारी अपील है कि ज़रा होशियार रहें, और दूसरा ये है कि अगेन माशरे को थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा कैद में, पाबंदियों में यंग लोगों को रखोगे तो फिर वो इस तरह के धोखे ज़्यादा खाएंगे। बिल्कुल सर, और ऑफ कोर्स ये अब तमाम सूबाई लेवल के ऊपर जो लोग हैं, मतलब सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है, पंजाब की हैं, KP के, हमारे बलूचिस्तान, सब दे ऑल नीड टू एड्रेस द इशू कि ये अब ना जो हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं उसने कहीं ना कहीं अपना रिलीज़ करना है। वो स्ट्रीट क्राइम्स की हद बिजली का बिल बढ़ेगा, गैस का बिल बढ़ेगा, को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कहीं से उसको ज़रिया नहीं मिल रहा कुछ चीज़ करने का, तो वो रिजॉर्ट करेगा फिर इस चीज़ों को। तो इस सारे मामला सब कुछ लिंक्ड है एक दूसरे से, और इसके ऊपर मतलब एक नेशनल कंसर्टेड एफर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस की है, आज हम फिर कर लेते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये जो CPEC के प्रोजेक्ट्स में जो यहाँ पे IPPs जो बेसिकली पावर जनरेशन शुरू हुई थी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चाइना से कहा था कि हमें ना मतलब लोड शेडिंग का मसला है, आप इसको दूर करें, तो वो उसके लिए जितने वो लगे, और बार बार बात होती थी कि जी बिजली इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं जो हमने देने हैं, और इसीलिए हम बिजली कम इस्तेमाल करते हैं तो बिजली हमें और महंगी लगती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें ये बात आ गई है आज के, और हम ये बड़े अरसे से कह रहे थे कि, और ये भी एक फैक्टर है कि CPEC क्यों स्लो हो गया। हमने देखा कि CPEC उतनी तेज़ी से काम अब नहीं कर रहा जितना शुरू होता था, कि 48 बिलियन जो है इन्होंने आउटस्टैंडिंग है जो उनका देना है। सो यहाँ पर आप और मैं जो कलेक्शन में हिस्सा डाल रहे थे अपना, ज़ाहिर है बिजली का बिल पे करके, जो चोरी करता है बिजली वो तो नहीं करता, वो उसका बहुत मेजर चंक आगे गया ही नहीं। इतने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं जो कि हमें और नहीं देने। अगर हम ये करेंगे, हम चाइना के साथ ये करेंगे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट या सेकंड बिगेस्ट पावर के साथ, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पूरी दुनिया से कोई यहाँ पे आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, कैसे? दूसरी चीज़ ये कि अभी जो हम कह रहे हैं कि जी ठीक है स्टॉक मार्केट ऊपर गई है 1.1 बिलियन जैसे ही IMF से अप्रूव हुआ है, या उससे अगले IMF प्लान का जैसे ही हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, वो ठीक है, लेकिन हमने आउटस्टैंडिंग इतने पैसे देने हैं, ये ट्रांसलेट हो के आम लोगों तक ये जो हो रहा है इसका फ़र्क नहीं आएगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा। वो और बात है कि शुक्र है हमें IMF पैसे दे रहा है, क्योंकि अगर वो भी ना दे तो फिर हालात इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल। और अगेन ये कुछ लोग कहते हैं जी देखिए मैनेजमेंट, कभी भी इस किस्म की चीज़ आती है किसी मतलब छोटे स्केल पे किसी कंपनी के अंदर, तो कहते हैं मैनेजमेंट बड़ी बुरी है, ये है वो है। हमारे केस में इसको मेरे ख्याल में एक चीज़ के ऊपर हम कसूर चढ़ा सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे इस चीज़ में कंसिस्टेंसी भी है कि ये जो 48 बिलियन है ना खान हुकूमत ने पे कर रही थी, ना उसके बाद पिड्डम हुकूमत पे कर रही थी, अब ये पिड्डम 2 आ गई, आप देखें क्या करते हैं। सर बस यही वाला बात है, वो मतलब आप ये भी है कि वो औरंगजेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्टॉक एक्सचेंज पे ही थे, उन्होंने वहाँ बयान दिया कि डॉलर आएगा इस मुल्क में तो उसी से सब कुछ बेहतर होगा, डॉलर आना चाहिए। बट सवाल ये है अगेन कैसे आएगा, मतलब अगर सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट हुए हुए हैं वो अगर इस किस्म के हैं जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट तभी करेंगे ना जब आपके यहाँ फेवरेबल इंडस्ट्री को हो गए कुछ सर्कमस्टांसेस, वो नहीं है। बहरहाल सर ये सारा कुछ जो है ये मसले मसाइल हैं। आगे चलते हैं सर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं। बड़ी देर हो गई हमने वहाँ से टचिंग नहीं की। तो अदनान सिद्दीकी एक्टर है, बड़े नामवर एक्टर हैं, बड़े मशहूर पुराने एक्टर हैं। एक किसी शो पे वो बैठे वो लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड तीनों इंडस्ट्री में काम कर चुके, बड़ा नाम। सो उन्होंने एक रिमार्क दिया, वो रिमार्क जो था वो थोड़ा सा ज़रा आउट ऑफ प्लेस लगा, ज़रा क्रैश लगा, ख़वातीन तक के ऊपर डायरेक्टेड था। तो वो जो
बैठी हुई थी एंकर, उन्होंने कुछ सवाल पूछे जिस पे उन्होंने जवाबन कहा कि जी ख़वातीन जो होती हैं वो मक्खी की तरह होती हैं कि आप उनके पीछे पीछे भागोगे तो वो आपसे आगे आगे भागेंगी और आपसे पकड़ी नहीं जाएंगी, और अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे तो मक्खी आपके ऊपर आके बैठ जाएगी। तो अगेन इन वेरी पोअर टेस्ट। और फिर खैर उनके उसके ऊपर बयान भी आया कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो आई एम सॉरी। उन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा था कि मतलब ये इस किस्म के मुहावरन को बात मैंने कर दी, हालांकि मक्खी वाला मुहावरा मैंने तो पहली दफ़ा सुना है। अरे वो देखिए, ये बात तो जाहिर है वो गलती उनसे हो गई, और अब क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो मेरे ख्याल में बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें से ना मैं एक अच्छा पहलू ढूंढ सकता हूँ, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि मिसोजिनिस्टिक बात थी, इस तरह के मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू एंटरटेन। मतलब वो जिस तरह कह रहे हैं कि मैं तो अपने से जोक क्रैक कर रहा था, तो वो क्यों कर रहे थे इतना कोशिश? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान, मतलब जो ये हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, ये इसमें आपकी किसी से अगर कोई बहुत ज़ाती किस्म की दोस्ती हो तो फिर तो और बात है, वो आपसे दोस्ती निभाने के लिए आ गया। अदरवाइज़ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, ये टीवी पर आने के इंटरव्यू या कुछ भी है, अपीयरेंस है, पैसे लेते हैं जी। और ये आपको पता है कि बड़ा मतलब इंडिया में हमें 90s से मेरे ख्याल में ऐसे ही है, और शायद हॉलीवुड में भी यकीनन उससे भी पहले का ऐसे ही होगा। तो वहाँ पे जिस तरह इंडिया में हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि जी अब तो बड़ा प्रोफेशनल हो गया वह सब कुछ, वहाँ पे अगर आपने इंटरव्यूज़ का किसी से टाइम ले लिया है तो वो कभी भी लेट नहीं होगा, और वो लेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने उसके पैसे लिए हुए हैं। इसी तरह आप वो एज अ जॉब ट्रीट करते हैं, वो एज अ जॉब ट्रीट करते हैं। वो जो बंदा आपके साथ पास आया हुआ है, एक्टर या कुछ भी, आप उसे कहोगे सोफे पे से मुझे कलाबाजी लगा के दिखाए तो वो दिखा देगा, उसकी वजह ये कि अगेन उसने पैसे लिए हुए। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लेट है कि हमने जो है ना, पैसे शुरू में था कि बस आपने इंटरव्यू करना है तो बस मैं आ गया हूँ, पैसे नहीं चार्ज होते थे। अब जब पैसे लोगों ने लेने शुरू किए हैं तो अब उनको भी होता है कि यार हमने एंटरटेन करना है। मतलब अगर मैं आया हूँ और मैंने 6 अपीयरेंसेस दिए हैं और अभी तक कोई वायरल नहीं हुआ, तो मुझे तो लोग बुलाना कम कर देंगे। सो पीपल ट्राई हार्डर जी। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छी बात भी है, और मेरा तो ये ख्याल है कि टीवी पर सबको पैसे ज़रूर मिलने चाहिए। जब आप जिस भी गेस्ट को बुलाओ उसको कम ज़्यादा जैसे मर्जी, लेकिन पैसे मिलने चाहिए ताकि उसको फिर परवाह हो कि लोग, आपने देखा पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे आके फुल आवाज़ार बैठे होते हैं कि हाँ बस ठीक है जल्दी से ख़त्म करो जाएँ घर। उसकी वजह ही वो है, वो एंटरटेन नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको पैसे ही नहीं मिले हुए। हाँ बिल्कुल। और सर इससे ये भी होगा कि जो लोग पैसे लेके भी आते हैं शो के ऊपर और फ़र्ज़ करें तब भी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं लेकर आते विद देम, तो वो फिल्टर आउट हो जाएंगे यार कि इनको फिर नहीं बुलाना, ये अपने किसी और शो पे के साथ रहे। बहरहाल सर यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन एक और ख़बर की तरफ जाते हैं। सर ऐसे हुआ कि एक यूनेस्को का प्रोजेक्ट है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया तमाम जो तालीमी इदारे हैं कि एजुकेशन थ्रू डांस, उसका एक बेसिकली उसका रिदम था, उसका सिस्टम था, रिदम मैंने जान के लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि डांस के थ्रू एजुकेशन है। तो उसमें यह भी कहा गया कि जितने तालिब इल्म हैं उनको मतलब एजुकेशन थ्रू डांस कराया जाए और उस डांस की फिर डॉक्यूमेंट भी किया जाए और फिर वो शेयर भी किया जाए। तो आई थिंक उस पर ज़ाहिर लोग जो थे वो कुछ लोगों ने तनकीद की। एक तो फंडामेंटली तनकीद की कि ऐसे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर कुछ लोग जिस तरह हैं, और दूसरा ये कि रमज़ान के महीने के अंदर आप इस किस्म की चीज़ ना करें। तो इसको आई थिंक रमज़ान से आगे ले गए हैं अब, इफ़ नॉट कि उसको ख़त्म ही कर दें। मतलब क्योंकि है मतलब कोई हमारे अंदर से नहीं आया ये प्रोजेक्ट एजुकेशन सिस्टम, यूनेस्को की तरफ से एक चीज़ है। तो बिल्कुल यूनेस्को जो है इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। यूनेस्को का एक तो इदारा है सी ऑफ के नाम से, वो ये वाली नहीं है, वो एक अलहदा इदारा है जिसका काम ही प्रेजर्वेशन ऑफ फोक डांस, फोक म्यूज़िक, फोक लोर है। उसका मैं पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट। सर क्या बात है, वाह सर। तो नायब सदर हैं सर आप किसी तरह के, वाह सर। सब बुनियादी बात ये है कि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। एक चीज़ तो ये कि बिल्कुल ठीक है रमज़ान में नहीं करना चाहिए, और वो रमज़ान में इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक फ़िज़िकल एग्जर्शन का काम है। सो अक्सर बच्चों के रोज़े होते हैं, तो वो रोज़े के दौरान में फ़िज़िकल अगर एग्जर्शन करेंगे तो उनको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो इसमें ये ना करें।
उसके बाद जो है इसमें मुझे कोई बिल्कुल मसला नज़र नहीं आता, और मुझे मसला दो वजूहात से नज़र नहीं आता। एक तो ये कि हम अब वैसे ही इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि दुनिया में और काम बहुत मुश्किल हैं। सबसे आसानी से ज़रा मुबादला कमाया जा सकता है अपना कल्चर एक्सपोर्ट करके। सो हमें ज़रूरत है कि हम डांस, गाना, फिल्में, इन पर तवज्जो दें, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि ये कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं जो कि हर बच्चे ने करनी है। ये तो वॉलंटियर आप करोगे तो आप उसका हिस्सा बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। सो बेसिकली ये प्रोग्राम जब भी स्कूल्स में जाएगा तो ये तमाम क्लासेस को ऑफ़र होगा। उनको वो कहेंगे कि जी मतलब जो बच्चा इसमें आना चाहता है, कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो इसमें प्रॉब्लम किसी को भी है क्या, वो मुझे तो समझ से बाहर है। हाँ, और सर बाकी देखिए ना, ये इसको और तरफ अगर डिस्कस किया जाए तो एजुकेशन भी अब ऑल्टरनेटिव तरीक़ों से एजुकेट करना जो है वो दुनिया के अंदर एक उसका रुझान जो है वो आ रहा है। अब देखिए हमारे जो एक पुराना सिस्टम जो है हमारा इंटर का, मैट्रिक का और बाकी बोर्ड्स का, उसके अलावा ओ लेवल्स, ए लेवल्स, वो सारा कुछ जो है वो बाकी दुनिया के अंदर माना जाता है कि ये पास्ट के सिस्टम्स हैं। अब आईबी जो है, आईबी भी हालांकि पुराना हो गया, मतलब उस तरह से उसके अंदर कोई ना कोई जिद्दत आती रहती है। तो आईबी के अंदर अब यहाँ पे भी लाहौर के अंदर भी काफ़ी स्कूल्स हैं जो करा रहे हैं, और वो एक मोर होलिस्टिक किस्म की एजुकेशन पॉलिसी है जिसके अंदर इस किस्म के प्रोग्राम्स भी होते हैं, मुझे पता है इस बात का। तो लेकिन अगेन इनको पब्लिक सेक्टर के अंदर लेकर आना और करवाना वो एक ज़्यादा टॉल आस्क है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर ज़ाहिर है फिर आपको कुछ ना कुछ बेसिक इस चीज़ की ज़रूरियात जो पूरी करनी पड़ेंगी। मतलब अगर आई एम अज्यूमिंग के जो पब्लिक सेक्टर के अंदर फ़िलहाल जो टीचर्स हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, वो कुछ सपोर्ट स्टाफ भी देंगे जो जाके ये चीज़ करवाएंगे, जो जाके मोटिवेट करेंगे बच्चों को। तो उस लिहाज से तो ठीक है। बाकी सर मसला सिर्फ ये है कि मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, और वो ये कि इन बच्चों को और इनके माँ बाप को एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि जो भी बच्चे वॉलंटियर करेंगे उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उनकी आगे से ज़िंदगी में उन्होंने कहीं भी एडमिशन लेना है, कहीं भी नौकरी करनी है, बाहर के वीज़े लगवाने हैं, ये इतनी एक काम की चीज़ है कि भाई आपने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट किया है। ये एक प्राइड की चीज़ है। इसके बाद लोग आपको लेंगे सीरियसली कि यार मतलब एक बच्चा इतनी छोटी उम्र से यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। और सर वो असल में एक और मसला भी है ना, जब लफ्ज़ डांस का जिक्र हो जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली समझते हैं कि मतलब ये आई एम श्योर ये हमारे कल्चर के मुताबिक जो डांस है उसकी चीज़ हो रही है, कोई हिप हॉप वगैरह तो नहीं करा रहे ना। बिल्कुल, ये आइटम नंबर नहीं हो रहा। ये मतलब बिल्कुल कल्चरली अप्रोप्रिएट डांस हो रहा है। हाँ, तो सर उसका ऑब्वियसली फिर ये कि अगेन आप जो एक्सपोर्ट वाली बात करें वो एक्सपोर्ट भी होगा। ज़ाहिर है सर दुनिया के अंदर वैसे भी वेस्टर्न ममालिक जो हैं जब ये देखते हैं कि चलें इनके ये एडल्ट जो है ये करें वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो स्टूडेंट लेवल पे देखते हैं कि एक चीज़ हो रही है और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह कि वो देखते हैं कि यार ये इनका फ्यूचर है, तो वो अभी से इंस्टिल कर रहे हैं, इनके अंदर कोई कल्चरल अवेयरनेस आ रही है, तो अच्छी चीज़ है। देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि अब तो कुछ साल से क्योंकि तज्जिए पे हम बहुत ज़्यादा अपनी हमने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं। अदरवाइज़ मैं सालाना बच्चों के ट्रूपे लेके पूरी दुनिया में यूरोप में जाता था, उनसे परफॉर्म करवाते थे हम। आप इमेजिन करें कि छोटे छोटे बच्चे उनके यूरोप के वीज़े लग जाएं और वो इस तरह से दुनिया फिर लें, तो उसके बाद उनकी आगे ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, आला तालीम हासिल करना और मुल्कों के वीज़े लगवाना। बिल्कुल सर। और अगेन हम मतलब इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं होने चाहिए और होने चाहिए। और अगेन रमज़ान के बाद देखेंगे इसको किस तरह फॉलो अप करती है गवर्नमेंट और ऑफ कोर्स जो लोग करेंगे इसको। बारह सर हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन नेक्स्ट वीक आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।